मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा। एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले में गई कुर्सी। देखिए वो कार्रवाई का भी है और जो दो पद हैं उनका भी है, तो बाकी दोनों और भी करेंगे और करेंगे। जो पहले मेरे पास था कि एक पद रहना चाहिए वो मैंने कर दिया। या 25 सितंबर की घटना पर हुआ एक्शन। रंधावा बोले, हाईकमान के पास पेंडिंग है 25 सितंबर का मामला। हाईकमान नहीं करनी है मेरे पास। अगर हाईकमान से मेरे से पहले का केस है जो कार्रवाई का है, सभी जो कार्रवाई है जो जिनकी शिकायतें हैं वो हाईकमान के पास है। जब आ जाएगी मैं कार्रवाई कर दूंगा। खाचरियावास का बयान, भाग्यशाली है जोशी जो इतना वक्त मिला। लेकिन 1 वर्ष के बाद उनका इस्तीफा हुआ तो ये कोई नई खबर नहीं है, क्योंकि वो मंत्री बन चुके हैं। हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। तो ऐसे सिद्धांत में कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक 2 पदों पर रह ले तो ये तो भाग्यवान है। महेश तो खास है। महेश जोशी बोले, बाकी नेताओं पर एक्शन कब? की कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम, जिन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की बातों से, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अब मुझे ही नहीं बाकी सबको भी इंतजार रहेगा उन पे भी क्या कार्रवाई होती है। जोशी ने छोड़ी कुर्सी, मजबूरी या बड़ा एक्शन? नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर हुआ तो सियासी हलकों में एक बार फिर 25 सितंबर की घटना ताजा हो गई। जब कांग्रेस आलाकमान ने विधायक दल की बैठक जयपुर में बुलाई थी, उसमें ज्यादातर विधायक नहीं पहुंचे और कई विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आलाकमान ने इसे अनुशासनहीनता माना और एक्शन की भी बात हुई थी। 3 नेताओं को नोटिस भी दिया गया था, जिनमें एक महेश जोशी भी थे। जानकारी कह रहे हैं कि मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा इसी एक्शन की एक कड़ी है। हालांकि खुले तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि ये एक व्यक्ति एक पद का मामला है। इसी बीच महेश जोशी का भी बयान आया कि अगर ये अनुशासनहीनता पर कार्रवाई है तो मुझे इंतजार है कि बाकी मामलों में कब एक्शन होगा। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा दूं। इसे लेकर के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया और खुद जो मंत्री महेश जोशी हैं जिन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया, उनका बयान भी। इन बयानों के मायने क्या है, आखिरकार कांग्रेस में इसे किस तरीके से देखा जाए, तमाम तथ्यों को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है उनसे मैं परिचय करवा दूं। वरुण पुरोहित हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के विचारक हैं। बहुत स्वागत है पुरोहित साहब आपका। और सुरेश गर्ग हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। गर्ग साहब आपका भी बहुत स्वागत। और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैमिनी साहब आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत पुरोहित साहब आप ही से करेंगे। कैसे इसे देखा जाए, क्या ये अनुशासनहीनता पर एक्शन है, 25 सितंबर की घटना पर एक्शन है, या फिर एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू करते हुए महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है? क्योंकि इसे लेकर अलग अलग तरह के बयानबाजी है। पुरोहित साहब। हेमंत जी, मैं दोनों ही चीज नहीं मानता। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होता है तो आज भी विधायक कई पदों पे, विधायकों को पदों पे आसीन कर दिया। वो क्या है, वो एक पद 2-3 पद पे नहीं बैठे हैं विधायक जिनको राजी करने के लिए किया। और अनुशासनहीनता पे इसलिए नहीं मानता कि जब अगर मंत्री बनाए हुए हैं लोग बाग तो उनपे क्या की कार्रवाई, अगर 2 पद है, एक इस्तीफा हो गया, भाई 2 चलते नहीं, मंत्री भी है और विधानसभा भी साथ चलानी है। इसलिए अगर 2 पद की बात करो तो कई विधायक चेयरमैन बने हुए, कई पद लिए हुए हैं, तो उनको भी हटना चाहिए। वो रंधावा जी का भी आपने दिखाया कि मैंने कार्रवाई की, भाई उनपे भी तो करो ना कार्रवाई। फिर आप विधायकों को क्यों आपने सुशोभित कर रखा है, राज्य मंत्री पद दे रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं? तो इसलिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तो कहीं लागू होता दिखाई नहीं देता। जहां तक बात है अनुशासनहीनता की, तो अगर महेश जोशी जी का मंत्री से हटाया गया होता, जब मैं मानता अनुशासनहीनता की बात हुई है। और अनुशासनहीनता की बात करोगे तो 25 सितंबर की घटना है, तो उन लोगों पे करोगे तो फिर क्या पायलट गुट को भी तो करोगे जो 1 महीने मानसर में बैठे थे? तो यूनिवर्सल बात तो करनी पड़ेगी, उनपे भी कार्रवाई करो, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सेंट्रल सिस्टम पार्टी का दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उसको स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। मैंने कई बार कहा ये बात आपको, क्या आप 3 मंत्रियों को हटाते हो कि साहब उन्होंने ऐसी गतिविधि की, तो पायलट साहब के जो सपोर्टर है इन लोगों ने। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कार्रवाई का भी हिस्सा है और 2 पद भी है, दोनों स्थितियां हैं।
मैं यही तो कह रहा हूँ कि रंधावा जी ने क्या कहा था, आप उनसे पूछना कि भाई कार्रवाई क्या हुई। अनुशासनहीनता पे कार्रवाई तो मंत्री पद जाता ना, एक व्यक्ति एक पद की होती तो विधायकों को इतने पद क्यों दे रखे हैं? क्या सिर्फ एक तरह से दिखावा है पुरोहित साहब? क्या ये एक ऐसे माने कि सिर्फ दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ तो हो रहा है? नहीं, दिखावा नहीं है। अगर उन्होंने, महेश जोशी जी ने कहा है मैंने पहले इस्तीफा दे रखा था, तो उसको मंजूर कर लिया। अब वो रंधावा जी अपना क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकते हैं, प्रभारी है, उनको ये दिखाना होगा कि भाई मेरी भी कोई से है राजस्थान में, मेरी कुछ चल रही है। क्योंकि अजय माकन जी अपना मुंह लेके चले गए थे, उन्होंने भी कार्यवाही कहीं करी, कोई सुन नहीं रहा था राजस्थान में। ये देखिए खुली बात है, अगर अनुशासनहीनता पे कार्रवाई होती तो एक पे क्यों होती, और मंत्री क्यों रहते फिर कैबिनेट? आप मुझे बताइए, आप खुद भी तो सोचिए इस बात को। अगर ठीक है, मैं आता हूं, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए। गर्ग साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं विपक्ष के तौर पर, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर अब एक लगाम लगाने की कोशिश हो रही है और ज्यादा पार्टी मुखरता के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए अमन जी, ये राजस्थान की सरकार पिछले 4.5 साल से आपसी विवादों में फंसी हुई है। आपस में लड़ाई झगड़े, उसकी वजह से राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो चुका है। अब आप दो चीज देखिए, अगर एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू होता है तो दो व्यक्तियों को तो इमीडिएटली इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, और इनका इस्तीफा 1 साल बाद में स्वीकार होता है। यदि 25 सितंबर की घटना को देखा जाता है तो 25 सितंबर की घटना में तो धर्मेंद्र राठौड़ जी भी है और शांति धारीवाल जी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये सब चीजें, इससे ये साबित होता है कि अपने नजदीकियों को कैसे बचाना और भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त होना। आज राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार और अत्याचार में, आज राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है। राजस्थान की जनता इनके आपसी झगड़ों की वजह से परेशान हो रही है। राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज रोज बेरोजगार है वो सड़कों पे घूम रहे हैं। आज राजस्थान का विकास का देखिए, सड़कों का क्या हाल हो रहा है, बिजली की समस्या देखिए, गांव के अंदर बिजली टाइम से नहीं आ रही है। तो ये आपसी झगड़े की वजह से गहलोत जी खुद कह रहे हैं कि मेरे को कोरोना हो गया था, पहले कोरोना में चला गया, फिर बड़ा कोरोना आ गया, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। 52 दिन तक भाड़ेबंदी में रहे, फिर आला कमान की सेवा में चले गए। तो इस सब चीजों को देखते हुए ये आपसी झगड़ा अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है और राजस्थान का पूरा विकास रुका हुआ है। और ये दिखावे की चीज है। अगर मान लो एक पद एक वाली बात है तो फिर आपने रघु शर्मा जी का और हरीश चौधरी जी का इमीडिएटली कैसे इस्तीफा स्वीकार कर लिया? तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई राजस्थान का विकास तो करो, जो राजस्थान की जो समस्या है उसको करो। जो ये आज बिजली पानी की समस्या है, पेट्रोल डीजल की राजस्थान की समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई दर की समस्या जो राजस्थान में सबसे ज्यादा, उसको दूर करो। गहलोत जी आपसी झगड़े के अंदर न रह के इन चीजों पर ध्यान दें। ठीक है गर्ग साहब, मिथिलेश जैमिनी साहब, एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या ये मजबूरी है या वाकई कोई कठोर कार्रवाई है? जैसे कि आज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी और मामला अभी पेंडिंग है, कैसे देखें इसे? देखिए हेमंत जी, डेमोक्रेसी में जो फैक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आला कमान रंधावा जी की बात को माने तो वो ऑर्डर बताएं जिसमें खड़गे साहब ने ऑर्डर जारी किया कि भाई 25 सितंबर के दोषियों को हमने सजा दी, तो महेश जी के साथ ये एक्शन हुआ है, तो वो तो कुछ लग नहीं रहा। या फिर ऐसे ही है तो ये अशोक गहलोत जी की एक नई चाल है जिसमें वो सचिन पायलट के मानेसर प्रकरण की यादों को ताजा कराना चाहते हैं। देखिए, जो महेश जोशी जी हैं जिनके बारे में भाग्यवान कहा है, वो निश्चित रूप से उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है, क्योंकि उनके पास तो पोस्ट मशीन रह गई, खाद्य विभाग है, और महेश जी के पास पीएचडी है, तो वो पीड़ा तो है ही। इसके अलावा हेरिटेज में जो कुछ चल रहा है वो सबको पता है कि हेरिटेज में कमेटियां नहीं बनी है, वो बजट भी सरकार पारित कर रही है, उसमें भी महेश जी और प्रताप जी के बीच में थोड़ी बहुत दूरियां हैं। तो ये तमाम चीजें तो उनके दिल की बात है। और कोई आदमी पद से इस्तीफा देकर इतना खुश नहीं हो सकता कि कल 19 तारीख को वो फागोत्सव कर रहे हैं और जीवन कर रहे हैं गोविंद देव जी की। तो ये तो निश्चित रूप से है। अगर आप एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अगर ये हुआ है, फिर शांति धारीवाल जी से भी संसदीय कार्य मंत्री पद से इस्तीफा दे लीजिए। धर्मेंद्र राठौड़ जी के पास तो एक ही पद है। तो कुछ ना कुछ जो डेमोक्रेसी है उसमें एक फैक्ट बेस्ड ट्रूथ की तलाश होती है, जनता उसको सुनना चाहती है। अब राजस्थान में हो क्या रहा है कि 20 तारीख को सचिन पायलट गंगानगर जा रहे हैं, तो उससे पहले का ये अशोक गहलोत जी का एक सियासी वार है जिसमें आला कमान उलझ रहा है। अगर रंधावा जी के पास हिम्मत है तो वो ऑर्डर दिखाएं कि ये 25 सितंबर के मुलजिम थे। जैमिनी साहब, एक और बात आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार क्या ये जो स्थितियां बनी हैं इससे गुटबाजी और हावी होगी? क्योंकि देखिए, प्रताप सिंह काचरेवास का बयान आया और साथ ही साथ खुद महेश जोशी का भी बयान आया।
देखिए, ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि ये जो इस पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स अब बाइपोलर डायनेमिक्स की तरफ रूट करती जा रही है। जो 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है गंगानगर में, क्योंकि 20 तारीख को अगर वहां पर भीड़ आती है तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और रंधावा जी ने गंगानगर में बैठक की थी एक मैरिज हॉल में, और 2000 लोग नहीं आए थे। अगर सचिन पायलट गंगानगर में मुख्य बाजार में मीटिंग करके और सड़कें भर देते हैं, तो ये एक नया सर्वे आया, उसमें आया कि राजस्थान का आदमी, जयपुर राजस्थान में तो सचिन को देखना चाहता है और दिल्ली में मोदी जी को देखना चाहता है, इस मॉडल पर काम कर रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें जो उठकर आ रही है, और रायपुर का जो सम्मेलन होने जा रहा है कांग्रेस का, उससे पहले किस तरीके से खिलाड़ीलाल बैरवा ने यह दावा किया था कि रायपुर अधिवेशन के बाद प्रदेश में बदलाव होगा। क्या जयमिनी साहब आप इसे उस आर्ट के तौर पर देख रहे हैं क्या? देखिए, रायपुर अधिवेशन के पहले जो खिलाड़ीलाल बैरवा का बयान आया, उस बयान की काट, क्योंकि अशोक गहलोत जी सियासी जादूगर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और महेश जोशी उनके नजदीकी आदमी है, सिपह सलाहकार है, ये कोई सबको पता है कि जयपुर में किसकी चलती है, महेश जी की चलती है। खुद प्रताप जी की भी पीड़ा है, आपने जेडीए में भी उनकी नहीं चलती है, वो कई बार जेडीए की जो मुख्य प्रवर्तन अधिकारी उससे उलझ चुके, कई मुद्दे हैं। ये तमाम चीजें हैं कि उसका एक पीड़ा है। और आज का दिन इसलिए अहम है कि भगवान शिव का आज शादी का दिन है और बड़ा उत्सव का दिन है, और प्रताप सिंह कुछ आध्यात्मिक आदमी है, तो वो शिव की तरह हलाल पीकर बैठे हैं, और उस हलाल की पीड़ा आज उनकी जुबां पर आ गई, और वो उस जुबां पे आकर उन्होंने ये बात कह दी। कहीं ना कहीं पहले भी आपको पता होगा कि जब सचिन पायलट प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलने चले गए थे, तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर हम कड़ी से कड़ी जोड़कर देखें, एक एनालिसिस करें, पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये कंक्लूजन आता है कि ये जो वार हुआ है, और उसके बाद महेश जी का बयान आना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो और महेश जी भाग्यवान तो है ही, आपने देखा किस तरीके से उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, उनको किस तरीके, चाहे टेंडर वाला मामला हो, चाहे उनके बेटे वाला मामला हो, तमाम में उनकी जीत हुई। तो ये तमाम चीजें बताती है प्रताप सिंह जी की जो बात है, वो और भी कांग्रेसी कहते हैं। अब उन्होंने कह दिया मैंने जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया, हरीश चौधरी ने दे दिया। हरीश चौधरी क्यों बागी हो रहे हैं? वो भी तो यही बोल रहे हैं। लेकिन आज तो हरीश चौधरी मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए हैं राजराजेश्वरी मंदिर के में। देखिए, हरीश चौधरी जी के पॉलिटिकल, जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं बार बार कि हरीश चौधरी को सियासत में उंगली पकड़कर लाने वाला कोई शख्स है तो वो अशोक गहलोत। वो तो यहां तक कहते हैं हनुमान बेनीवाल तो कि उनके पॉलिटिकली पापा हैं, तो पापा से बेटा कितनी दूर जा सकता है, वो तो वापस वहीं आना है ना जी। इसलिए वो तमाम चीजें हैं कि, लेकिन उनके जो मामले की सीबीआई जांच दी, जो वहां पे एक प्रकरण हुआ, उससे वो थोड़े नाराज थे। ठीक है, मैं आता हूं वापिस से। लेकिन पुरोहित साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो जयमिनी जी कह रहे हैं कि ये गहलोत खेमे की तरफ से एक मैसेज है इस तरह का? देखिए, मैं पार्टली उनसे सहमत हूं, क्योंकि अभी सचिन पायलट जी ने बयान दिया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर खिलाड़ीलाल बैरवा उनके समर्थक कर रहे हैं, उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि एआईसीसी का अधिवेशन है रायपुर में, उसको ठंडा करने के लिए हो सकता है ऐसे कार्रवाई की गई हो। लेकिन आप मुझे बताइए, सबसे पहले ये तो डिसाइड हो कि एक पद क्या चीज है। अगर विधायक को, आप अभी रघु शर्मा, हरीश चौधरी की बात करो, दोनों को अगर मंत्री से हटाए तो प्रभारी तो बनाए स्टेट्स का, प्रभारी भी तो है हो। अगर प्रभारी का पद और विधायक का पद एक ही पद माना जाएगा, तो फिर तो कई लोगों का दो पद एक ही पद माना जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, सबसे पहले तो डिसाइड हो कि दो पद क्या है, एक पद क्या। जहां आपको सुविधा होती है उसको तो आप दो पद कह देते हो, जहां सुविधा नहीं होती हो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत की बात करते हो। सीधी सी बात यह है कि 100 विधायक, 125 विधायक की सरकार गिराने की जब से उपक्रम हुआ है, विधायकों को संभालने के अंदर ये सरकार ने काम तो, ये गर्ग साहब से सहमत नहीं हूं मैं, काम तो खूब हुआ है राजस्थान के अंदर। जनता तो खुश है, लेकिन कांग्रेस जो संगठन है, कार्यकर्ता है, लेकिन ये भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक नहीं हो सकती है, ये गुटबाजी और बढ़ेगी। जयमिनी साहब अभी इस बारे में इशारा कर रहे थे, और आज देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया, कहा कि महेश जोशी भाग्यवान है, मैंने तो उस टाइम इस्तीफा दे दिया था, हरीश चौधरी ने भी दे दिया था, रघु शर्मा ने भी दे दिया था, लेकिन 1 साल तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत जी भाग्यवान तो प्रताप सिंह जी भी है, महेश जोशी जी भी, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, बार बार टिकट मिल रहे हैं, दूसरों का नंबर कहां लग रहा है यहाँ, तो भाग्यवान तो दोनों ही है, दोनों को ही आनंद आ रहा है। अब एक्स्ट्रा आनंद कितना है उसकी लड़ाई तो अलग बात है, उनकी आपस की लड़ाई होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर राजस्थान में जो विधायकों का राज हो रखा है, पार्टी संगठन का राज ही नहीं, पार्टी संगठन का राज नहीं होगा जब तक आप पार्टी को जिताने की व्यवस्था कैसे करोगे। ये बात जरूर है कि बीजेपी यहाँ लचर हालत में पड़ी है राजस्थान में, इसलिए आप अगर खुश होते हो वो गलत बात है। रंधावा जी को उन्होंने क्या कहा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को पद नहीं दिए जाएंगे। अरे भाई, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग तो आपके नियुक्तियां पा रहे हैं अभी तक, उनको तो नहीं रोक पाए।
इसलिए। और रही बात, एक बात और तो आप एक बात बताइए पुरोहित जी आप एक बात बताइए कि क्या ना तो रंधावा के किसी बयान का असर हो रहा है, ना ही आलाकमान के किसी संदेश का, संकेत का असर राजस्थान में हो रहा है? देखिए मेरी बात तो सुनिए हेमंत जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जब एआईसीसी के अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो उस चुनाव से पहले कमेटी थी, वो एग्जिस्ट करेगी क्या लीगली? जब चुनाव ही हो गया तो पुरानी कमेटी वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, आप मुझे बताइए। अब करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो राजनीति में। जब एआईसीसी का अध्यक्ष का चुनाव हो गया, अभी सीडब्ल्यूसी बनी नहीं, महामंत्री बने नहीं, तो आप उस कमेटी को, अपने आप ही बंद हो जाती है सारी कमेटियां, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। अब वो कह रहे नहीं उसी के अंतर्गत हुआ है तो वो जग साहब पुरोहित जी कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के भीतर गुटबाजी भले ही हो, लेकिन कांग्रेस इस बात से खुश है कि बीजेपी नहीं है विपक्ष के तौर पर राजस्थान में। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर है। अभी हमने जन आक्रोश यात्राएं निकाली, जन आक्रोश सभाएं निकाली, उसके अंदर हजारों लोगों की भीड़, जगह जगह हमने 200 विधानसभा के अंदर हमारी जन आक्रोश यात्राएं निकली, उसके अंदर जनता का हमारा सपोर्ट मिला है। अभी मोदी जी आए, उसमें 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत से जीत के आएगी। और भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो एक घर से घर तक पहुंचने वाला वो मजबूत संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी तो देश के विकास पे, देश को ऊंचाइयों पे लाने पे विश्वास करती है, आपसी झगड़े पे विश्वास नहीं करती। आज राजस्थान में जो कांग्रेस में आपसी झगड़े हो रहे हैं, आपसी विवाद हो रहे हैं, उससे राजस्थान की जनता भी त्रस्त हो रही है। आप मानो या नहीं मानो, आज जयपुर के अंदर आज जो हेरिटेज की जो दुर्दशा हो रही है, आपसी दोनों मंत्रियों की वजह से साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? गंदगी से गंदगी राजस्थान के अंदर बड़ी पड़ी हुई है। जी एक बात तो तय हो गई कांग्रेस में कि अशोक गहलोत से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, आपको राकेश साइया मार सके ना कोई, बालनवा का कर सके जो जग बहरी हो, ये तय हो चुका महेश जी के मामले से और शांति धारीवाल जी के हिसाब से। तो ये तो आप भूल जाइए कि कांग्रेस में आला कमान नाम की कोई चिड़िया बची है, वो तो कुछ बचा नहीं है। अब बीजेपी की अभी बात कर रहे थे, बीजेपी का हसर भी ज्यादा ठीक नहीं है। एक सोशल मीडिया पर वो चल रहा है वीडियो जिसमें 2023 की ऊपर से गिरता है, उसमें नीचे सब वसुंधरा जी, सतीश पूनिया जी, ओम बिरला जी तब खड़े हैं और अचानक बीच में अशोक गहलोत आते हैं और लेके भाग जाते हैं, उसको पकड़ो पकड़ो, जादूगर ने अच्छा काम किया है। एक तो ये चल रहा है। और एक दूसरा, जो वसुंधरा जी के कल दौरे के बीच में किसने फोन किया, जो कल प्रकरण हुआ हवाई फायर का, इससे लग रहा है कि 8 मार्च का दिन भाजपा का एक भाग्य निर्धारक दिन हो सकता है। उस दिन वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन है और वसुंधरा राजे खेमे के लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख को हम हुंकार भरेंगे। अगर वो हुंकार भरते हैं तो फिर क्या रहेगा, कैसे बनेगी आपकी सरकार, इसको भी तय करना पड़ेगा। और जो कांग्रेस में चल रहा है, वो रायपुर अधिवेशन को लेकर दोनों गुट अपनी ताकत दिखाने में लग गए। लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट को सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन जमीन साहब आप ये साफ कर चुके हैं कि राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ हो रहा है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के पास आज की तारीख में, और जिस तरीके से उन्होंने बजट दिया है, देखिए उनका जो सबसे बड़ा मैं कहता हूं मास्टर स्ट्रोक और सियासी तुनीर में से जो तीर चलाया है, उससे बीजेपी लहूलुहान हो गई है। उसमें ओपीएस को लेकर और जिस तरीके से इन्होंने जो उनका विदाई समारोह किया गुलाब चंद कटारिया जी का, उनके मुंह से कहलवा दिया अशोक गहलोत जी की कितनी बड़ी सियासी जीत है, उनके मुंह से यह बयान दिला दिया कि अशोक गहलोत वो राजनीतिक है। जब ये एमपी थे तो 2-2 घंटे स्वागत कक्ष में बैठकर लोगों के लिए फोन करते थे। आप देखिए, ये अशोक गहलोत जी की एक सियासी पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो विंग पायलट का क्या होगा जमीनी साहब? आप देखिए पायलट साहब का तो जो कुछ है, पायलट साहब को जो कुछ है ऊपर से जो आश्वासन मिलते हैं, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें बार बार प्रोवोक करते हैं लेकिन सोनिया गांधी उनको समझाती नहीं है। तो जो भी है, अब सचिन पायलट के सामने 2 विकल्प है जो हनुमान बेनीवाल बार बार कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, आप चन्नी मत बनिए, आप खुद की पार्टी बनाइए और उतर जाइए जंग में। तो 2023 के गर्ग साहब जो जमीनी साहब कह रहे हैं, आपके यहाँ भी स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए अमन जी, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हम आला कमान के आदेशों की पालना करते हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति देखिए ना, कौन सा आला कमान के मानते हैं? आला कमान तो ताला कमान हो रहा कांग्रेस का। अलवर जाती है मैडम तो रोहिता शर्मा को फोन कौन करता है? ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत संगठन है। बीजेपी में जो निष्कासित है उनको फोन कौन करता है कि स्वागत के लिए आइए? मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासित पार्टी रोहिता शर्मा को अनुशासित पार्टी होने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का जन समूह है, जन समर्थन है।
देखिए, और आज हम जनसमर्थन की बात छोड़ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत के आएगी। ये तो मैं देखिए बता रहा हूं समय अभी बताएगा, 2023 ये समय इलेक्शन के बताएगा। अंदर। लेकिन तो ओपीएस इसलिए का जो भैया, कार्ड खेला है, जो वही ओपीएस का कार्ड ऐसा खेला है, है, हिमाचल में कर्मचारी 54% वोट मिले भैया, हैं। कर्मचारी सब समझते हैं ओपीएस OPS 2030 में लागू 54% होगी, 2030 वोट के अंदर मिले हैं। लागू होगी। कोई ओपीएस का ऐसा कुछ नहीं है। 2030 के अंदर पता नहीं गहलोत जी कहां है कहां नहीं रहेंगे। घोषणाएं करने से कुछ देखिए, नहीं होता है। हिमाचल- तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप सुनिए सर 2023 में अगर आप आ गए तो ओपीएस खत्म कर देंगे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं गर्ग साहब, आप कह रहे हैं ना कि गहलोत जी कहां रहेंगे, ओपीएस कहां रहेगी? आप मुझे इतना सा बता दीजिए, आपका स्टैंड इस पर क्या है? सुरेश गर्ग साहब, आपका स्टैंड क्या है? आप कह रहे हैं कि 2023 में अगर आप राजस्थान में आए तो ओपीएस हटा देंगे, बोलिए ना। हेमंत जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, घोषणाओं के मास्टर है। नहीं, आपका क्या स्टैंड है? ये बता दीजिए आप। सरकार बनी तो आप बताइए 4 साल के अंदर बोलिए, जितनी भी घोषणाएं बोलिए। आपने किसानों के कर्ज नहीं इस पर बोलिए ना, ओपीएस पर बोलिए ना। आप अगर इतना मुखरता के साथ कह रहे हैं गर्ग साहब, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बैठ करके कि अगर आप सत्ता में आए तो ओपीएस हटा देंगे। देखिए ये मैटर अभी इस बात का नहीं है। नहीं, ये मैटर है कि गहलोत जी ने जुड़ा हुआ है ना सर, ये तो चुनाव मुद्दा होगा। ये तो कांग्रेस और बीजेपी, देखिए इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि चुनावी मुद्दा नहीं होगा, ईआरसीपी चुनावी मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी चुनावी मुद्दा नहीं होगा, या फिर नौकरियों का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं होगा, ओपीएस चुनावी मुद्दा नहीं होगा, तो उस पर आपका स्टैंड तो पूछा जाएगा ना सर। चेंज करके दे दीजिए, केंद्र सरकार लागू करने को तैयार है। ये बार बार आपने अभी कहा कि ओपीएस कहां जाएगा किसी को पता नहीं है। अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या वाकई कहीं चला जाएगा ओपीएस? मैटर क्लियर साफ कर दीजिए ना। मैटर क्लियर कट है। जो केंद्र सरकार रिपोर्ट चाहती है 75% डिपेंडेंसी में, वो बना के भेज दीजिए। केंद्र सरकार 90% बिहेव करने को तैयार है, लेकिन गहलोत जी को चाहते ही नहीं है ये चीज। गहलोत जी चाहते ही नहीं है ना ये चीज। देखिए, अशोक गहलोत जी ने इस बजट को पेश करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ी और इस बजट में इतना उलझा दिया बीजेपी को कि अब तो बीजेपी की नेता। बीजेपी से वापिस से मैं आता हूं, जमीनी साहब वापिस से मुद्दे पर आता हूं। मुझे बताइए कि पुरोहित जी ये कोई एक्शन भी नहीं है, ये कोई कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कांग्रेस में ऐसे ही चलेगा सब कुछ? देखिए हेमंत जी, राजस्थान की राजनीति अगले 1 साल ऐसे ही चलेगी। वसुंधरा जी को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सामान नहीं, क्योंकि 2 बार 3 बार जो मुख्यमंत्री रह लेता है उसकी जड़ जम जाती है। ऐसे अशोक गहलोत जी जो अभी कह रहे हैं, जयमिनी जी सही बात है, अशोक गहलोत जी 3 बार के मुख्यमंत्री हो गए, संगठन में खूब पदों पर रह लिए, इतने सीनियर हो गए, उनको जड़ जम गई उनकी। अब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, पायलट साहब 6 साल अध्यक्ष थे, उनको यही पता नहीं था उनके खुद के आदमी कौन है, पीसीसी के पदाधिकारी कौन है, उनको खुद को ही पता नहीं, आज भी नहीं पता। लोगों से मिलते हैं जैसे राजा महाराजा। जब तक कि आप सड़क पे नहीं आओगे, अंदर से एटीट्यूड बाहर नहीं करोगे। आज जैसे राजेश पायलट जी थे, वो गांव-गांव के लोगों से मिलते थे। ये तो आप सचिन पायलट से पूछे हो, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा संघर्ष उन्होंने राजस्थान के लिए किया, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? जी संघर्ष किया होता तो 99 पे नहीं अटकती सीटें आती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा समय अनुमति नहीं दे रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का। कुल मिलाकर के एक एक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि ये एक सियासी तौर पर भी एक संदेश देने की कोशिश है।